35 क्वेश्चन आपका डील हो गया था। 36 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं हम जी। हाँ सुनिए विद्यार्थी, क्वेश्चन को लिखने से बेहतर यह है कि इसमें बुक में दिया हुआ है और इस बुक में क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, तो इस बुक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके पढ़ लेता हूँ, है ना, और 3 बार पढ़ता हूँ तो उसके दौरान में आपको आप आराम से सुन सकते हो और सुन करके याद रख सकते हो, है ना जी। जैसे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड या एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किन अणुओं द्वारा होता है। आदि एक न्यूक्लियोसाइड कहा जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड कहा रहा है, यानी न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि निर्माण किन अणुओं द्वारा होता है, तो अणुओं का पूछ रहा है। शर्करा याद रखना और नाइट्रोजन बेस याद रखना है। एक आंसर हमेशा शर्करा और नाइट्रोजन बेस, पहला में शर्करा और दूसरा में नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोटाइड को निर्माण करने के लिए होता। यानी 36 नंबर क्वेश्चन था न्यूक्लियोटाइड, जिसका निर्माण कैसे होता है या न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा शर्करा और याद रखना है नाइट्रोजन बेस, याद रखिएगा। अब आते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थी, यानी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो सुनिएगा। कह रहा क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। डीएनए ये सबसे ज्यादा, फिंगरप्रिंटिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जो है वीवीआई कर दीजिएगा इसको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो याद रखना है इसको कि इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या सॉरी एलेक जेफरीज। क्या है, एलेक जेफरीज है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज या इसके बारे में बतलाने वाला वैज्ञानिक था एलेक जेफरीज। कौन था, एलेक जेफरीज। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यदि 38 की बात करें तो याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो इसको याद रखना कि ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि डीएनए से बदल करके यदि आरएनए में चलावे तो इसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी स्थानांतरण होता है, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी कि 38 नंबर क्लियर हो गया विद्यार्थी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 याद रखना यहाँ पर उत्परिवर्तन की परिभाषा। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी चीज में अचानक परिवर्तन होना, कोई भी चीज में, तो यहाँ खास करके कह कि किसी जीव में अचानक परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता। यानी उत्परिवर्तन का परिभाषा कहलाता कि किसी भी जीव में अचानक होने वाली परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता। अब देखिए विद्यार्थी 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 नंबर कहता है क्या, लिंग संलग्न वंशागति क्या है। यानी कि इसे कहा जाता है सेक्स, या इसको लिंग संलग्न वंशागति इसको बोलते हैं लिंकेज या फिर सेक्स लिंकेज जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है, जिसको परिभाषा देना है। तो याद रखना कि लिंग क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले लक्षणों के जीन तथा उनकी वंशागति के लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है। यहाँ पर याद रखेगा कि लिंग क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले लक्षण, इसके ऊपर में पाए जाने वाले लक्षण को ही कहा जाता है लिंग संलग्न प्रभावी रोग, यानी इसको याद रखना। अब 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जो याद रखिएगा, कह रहा क्या कि डीएनए अणु के, यानी डीएनए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, डीएनए के अणु के न्यूक्लियोसाइड के पूरक कौन सा आरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है, बस याद रखना कि आरएनए का नाइट्रोजन बेस, आरएनए का जो नाइट्रोजन बेस है इसी का पूरक होता है। ऐसे भी कि डीएनए में वो चीज है क्या कॉमन, यदि देखे तो सब है कॉमन, लेकिन एकरा में वो हट के है, वो है क्या चीज, तो इसके पास है थायमीन, और यदि आयरन की बात करें तो इसके पास है कौन चीज,
यूरासिल है। कौन है? इसके पास थायमीन है, इसके पास यूरासिल। इसी वजह से होते हैं नाइट्रोजन बेस इसको कहते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि MRNA का नाइट्रोजन बेस। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में, यानी 42वां में क्या कहता है? कह रहा है कोची क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? बस याद रखना, ये भी VVI पॉइंट है जी। क्रॉसिंग ओवर VVI कर दीजिए इसको। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन में। किसमें? पैकेटीन में होता है। अब देखिए अगला पॉइंट में विद्यार्थी कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड या पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप परिभाषा को ठीक तरीका से याद कर लीजिएगा कि जीवों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लिक प्रोटीन को का पॉलीमर को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। कंप्लीट 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 44 में आते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है? तो 44वां नंबर में कहा जाता है, इसका पहले क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम बताएं। तो देखिए जी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका मतलब सिकल सेल एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न होगा। किसकी वजह से? तो हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसा रोग उत्पन्न होता है। ये 44 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन। अब कहता है 45 में क्या कि DNA में उपस्थित नाइट्रोजन बेस आपस में किस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। DNA में उपस्थित नाइट्रोजन बेस आपस में किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता है? इसका आंसर हाइड्रोजन बंधन। कौन बंधन? हाइड्रोजन बंधन। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब आता है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में क्या कहता है? जीवाश्म किसे कहते हैं? ये जो है आपको 2 नंबर क्वेश्चन तैयार कर सकता है इसको कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी जीव के मरने के बाद शेष बचे हुए उसके अंश को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि विभिन्न युगों में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष चिन्ह को जीवाश्म कहा जाता है। यानी 46 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि जीवाश्म किसे कह रहे थे जो। अब आता है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? जातीयावृत्ति या बायोजेनेटिक नियम क्या है? बायोजेनेटिक या जातीयावृत्ति का नियम क्या है जो? तो इसको याद रखिएगा, किसी भी जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता हो उसे बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि किसी भी जंतु के भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास को पुनः दोहराता हो, क्या करता हो? रिपीट करता हो। यानी कहने का मतलब कि इससे पहले यदि मानव था तो वो भी मानव ही जन्म लिया, अब उसके बाद भी मानव ही जन्म लेगा, या पुनरावृत्ति हो रहा है। यदि जानवर है तो जानवर जन्म लेगा, जानवर के बाद फिर जानवर आएंगे। यानी ये पुनरावृत्ति, इसी को बायोजेनेटिक कहा जाता है या जातीयवृत्ति का नियम कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन ये करा, केचुआ प्राणी कैसा है? तो केचुआ प्राणी कैसा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा VVI है। ये क्योंकि पूछता भी है कि आपको जो है केचुआ प्राणी कैसा है, क्योंकि कई बार पूछ भी चुका है इसको। केचुआ प्राणी कैसा है? तो याद रखिएगा द्विलिंगी। कैसा? द्विलिंगी। कैसा जी? द्विलिंगी। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 में कहता है क्या कि स्वतः जनन के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति किस प्रकार के पदार्थों से हुई है ना? यानी स्वस्थ जनन के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति किस प्रकार के पदार्थों से हुई है? तो यदि 49 में देखें तो याद रखिएगा अजैविक पदार्थ से। किससे? अजैविक पदार्थ से। किससे जी? अजैविक पदार्थ से होता है। अब आता है 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि याद रखिएगा, कह रहा जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहते हैं? जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहते हैं? तो होमो इरेक्टस। क्या कहेंगे? एक आंसर होगा होमो इरेक्टस। तो याद रहेगा जी। अब 51 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, मनुष्य में पाए जाने वाले 3 अवशेषीय अंगों का नाम बताएं।
तीन, क्या गो? तीन गो अवशेषी अंक की बात कहा जा रहा है। तब पहला याद रखिएगा, या देखिए बाह्य कर्ण की पेशियां, ये बाह्य कर्ण है ना कान, इसके पेशियां यानी बाहर वाला भाग को कहा जा रहा है कि ये भी अवशेषी अंग के अंतर्गत आ रहा, आने वाला समय में ये भी विलुप्त हो जाएगा। दूसरा निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं आंख की पतलियां, ये जो है ये भी आपको जो है यहाँ पर विलुप्त होने पर बन जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा, यस इसीलिए अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। अब याद रखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, 52 में क्या कहता है? चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उसे कहा जाता है क्रिप्टोफिली। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफिली कहा जाता है। इसको VBI कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्रिप्टोफिली वाला। 52 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन में, एप्स एवं मानव के सामान्य पूर्वज का नाम दे। एप्स एवं मानव के सामान्य पूर्वज का नाम दे। तो ये क्या है भाई इसका नाम? तो याद रखना, ड्रायोपिथेक्स एवं रामापिथेक्स। ड्रायोपिथेक्स और रामापिथेक्स ये दो गो जो है एप है, कौन सी है? एप, जो मानव के समान पूर्वज का नाम दिया गया। तो ये दोनों को याद रखना है, रामापिथेक्स और ड्रायोपिथेक्स को दिक्कत। अब कहलाता है क्या? 54 में, पौधे में द्वि निषेचन की खोज किसने की? पौधों में द्वि निषेचन की खोज किसने की? याद रखिएगा, पौधे में द्वि निषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था नवास्चिन। क्या नाम था? नवास्चिन था। तो इस बात को भी ध्यान पूर्वक याद रखिएगा, क्या नाम था? नवास्चिन नाम था। याद अगला रखना है 55 नंबर क्वेश्चन, जो ज्यादा VBI क्वेश्चन है जी। 54 और 55 दोनों VBI है। 55 जो है वो है बिडल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ये एक बार नहीं, कम से कम 50 ओवर क्वेश्चन आपको बोर्ड कर चुका है जी, इसलिए याद रखना। बिडल परीक्षण किसकी पुष्टि किया करता है? टाइफाइड। क्या चीज? टाइफाइड का, यानी 55 का टाइफाइड याद रखिएगा। 56 नंबर, आदमी में फाइलेरिया रोग किसके कारण पैदा होता है? आदमी में फाइलेरिया रोग किसके वजह से होता है? ये भी VBI है, याद रखना। यहाँ पे उचेरेरिया बैनकैरेप्टी, क्या चीज है? या हेलमेंथिस के नाम से इसे बात जाना जाता है। उचेरेरिया बैनकैरेप्टी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके वजह से उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है वो उचेरेरिया बैनकैरेप्टी से होता है। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। कहना 57 नंबर क्वेश्चन, याद रखना यहाँ पे, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यानी कोई इंसान शराब ज्यादा पी रहा है, कोई इंसान क्या कर रहा है? शराब ज्यादा पी रहा है, तो वैसी स्थिति में उसका सबसे पहला अंग जो है वो लीवर ही खराब होगा। जो यहाँ पर होता है ना यकृत, लीवर, वो खराब होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? यकृत होगा। 58 के याद रखना है, पीसी कल्चर से आप क्या समझते हैं? पीसी कल्चर से क्या समझते हैं? तब पीसी कल्चर कहने का मतलब जोरा में कि मछली का पालन किया जाता है, यानी कि मछली के पालन करने की या रख रखाने की या क्या बोलता है, पालन की क्रिया करने की प्रक्रिया को पीसी कल्चर कहा जाता है। देखो जी, पीसी कल्चर के साथ साथ में एपी कल्चर होता है, जिसमें मधुमक्खी पालन की क्रिया होता है ना। एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, जिसमें हम पशु पालन करते हैं, पशुओं को पालन की क्रिया कहते हैं। पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, तो पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत हम मुर्गा के यानी कुकुट की पालन की किया जाती है, मुर्गा की पालन की जाती है, तो उसमें होते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। पोल्ट्री से क्या समझते हैं? तो पोल्ट्री क्या है? कुकुट पालन की क्रिया कहलाता है, यानी कि ये आपको जो है 59वां नंबर क्वेश्चन है। अब आता है 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन में याद रखिएगा, सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सेरीकल्चर से क्या समझते हैं? तो याद रखना है, रेशम के कीटों के उत्पादन की क्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी इसे रेशम कीट के नाम से जानते हैं। यानी सेरीकल्चर जो है एक ब्रांच है और इसमें हम रेशे को द्वारा प्राप्त होने वाले कीट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। अब आते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60 हो गया, 61वां है जी। तो कह रहा है क्या साधारण ठंडा लग जाना किससे होता है? साधारण ठंडा लग जाना किससे होता है? तो राइनो विषाणु से होता है, जिसमें देखो राइनो विषाणु जो है ये बारिश के पानी से होते हैं। ये कॉमन कोल्ड, जिसे सामान्य जुकाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन कि साधारण ठंडा लग जाना राइनो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? राइनो वायरस या विषाणु की वजह से होता है। याद रखना 62वां नंबर क्वेश्चन जी।
विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरोलॉजी में। किसमें? वायरोलॉजी में। यहाँ याद रखिएगा, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के अध्ययन किस शाखा में की जाती है? तो यहाँ पर याद रखना, जीवाणुओं के अध्ययन जो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषाणु की बात किया गया वायरोलॉजी, और जीवाणु की बात आ रहा था इसमें बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा टेप्टम का मुख्य कार्य क्या है? ये VBI मार दो, टेप्टम का मुख्य कार्य वाला। ये पूछता है जी टेप्टम का मुख्य कार्य, तो इसको याद रखना, जनन, दूसरा सुरक्षा और तीसरा पोषण। ये टेप्टम का 3 कार्य होते हैं, जनन, सुरक्षा और पोषण। अब आते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 में क्या करा? मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर क्या है? मनुष्य में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है ना जी, वो होता है कार्सिनोमा। क्या होता है? कार्सिनोमा होता है। कौन सा जो है कैंसर होगा? कार्सिनोमा होगा। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है लीवर सिरोसिस किसके कारण होता है? लीवर सिरोसिस, ये एकदम जो है याद रखना VBI है। 64 और 65 नंबर तो VBI कर दीजिए इसको। लीवर सिरोसिस किसके कारण होता है? तो शराब की वजह से होता है, शराब के कारण होता है, यानी इसका आंसर शराब होगा। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, जो याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? हाँ, नॉर्मन बोरलॉग। बोलने में ज्यादा कठिन लेकिन उतना ही ज्यादा VBI। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हरित क्रांति आंसर याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? हरित क्रांति है। अब देखिए, कमल में परागण होता है, तो ये माइंड में भी रख लीजिए, ऑप्शन में आपको आ जाएगा कि कमल के द्वारा परागण की क्रिया किसमें होता है या किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इसको इंटामोफिली के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? इंटामोफिली के नाम से भी जानता है, इसलिए इसका आंसर कीट परागण कहलाएगा, या कीट के द्वारा होगा। तो यहाँ पर याद रखना 68 नंबर क्वेश्चन। क्या है मां? 68 नंबर। करा क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को निकालने वाली प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन एगो दवा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी है? दवा है। और उसको निकालने वाला सबसे पहला प्रथम जो वैज्ञानिक था वो था बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन कौन? बोल्ट्जमैन। याद रखना, बोल्ट्जमैन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा है उसका खोज किया था। याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एगो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, यानी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है, यानी यहाँ पर एक जो है याद रखना की एक दवा है। अब आता है 69 नंबर 69। टेरामाइसिन किससे प्राप्त होती है? टेरामाइसिन, ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जी। टेरामाइसिन किससे प्राप्त होता है? एस रेमोसस, याद रखना, एस रेमोसस। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन। यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यौवन आरंभ के समय यानी जवान होने के समय, यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है रज्जो दर्शन। कौन दर्शन? और याद रखना, रज्जो दर्शन को कई नामों से जानते हैं, जैसे मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, इसे आद्य शराब चक्र कहा जाता है, ऋतु शराब चक्र कहा जाता है, महामारी चक्र कहा जाता है, इसी को रज्जो दर्शन कहते हैं। तो याद रखना, यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? रज्जो दर्शन, रज्जो दर्शन कहलाता है। तो याद रखिएगा। अब आता है 71 नंबर में। 71 नंबर में देखिएगा, सिंपल से बात है, यहाँ पर याद रखिए, गेहूं की अर्धवानी किस्म की प्रजाति का नाम लिखे जो रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन क्षमता वाला होता है। तो 2 को याद रखना, ज्यादा नहीं, कल्याण सोना और सोनालिका। कल्याण सोना और सोनालिका, ये 2 को याद हमेशा याद रखना है। यह जो है अर्धवानी किस्म के प्रजाति का नाम है गेहूं के, कल्याण सोना और सोनालिका। अब 72 में विद्यार्थी जैव पुष्टिकरण का महत्व बताएं। जैव पुष्टि का महत्व बताना है यहाँ पे। तो बस 4 लाइन का है, इसको याद रखना। मैं एक बार में बोल रहा हूँ, इसको क्लियर कर लेना। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए किया गया पादप प्रजनन किससे उच्च स्तर के विटामिन तथा खनिज
उच्च प्रोटीन तथा सर्वाधिक वसा वाली प्रजाति फसलों का विकास को हो जैव पुष्टिकरण कहलाता है। देखिए जी, जैव पुष्टिकरण कुछ और नहीं बल्कि उच्च क्वालिटी वाला जो पौष्टिक आहार वाले जो पौधे होते हैं, वो पौष्टिक आहार के फसलों को निर्माण करने के लिए उसमें बहुत सारा चीज दिया जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं उच्च प्रोटीन है, वसा है, ये सभी दिए जाते हैं, तो उसे जैव पुष्टिकरण कहा जाता है, यानी जैव पुष्टिकरण कहलाता है। 73 नंबर में याद रखिएगा, बायो फर्टिलाइजर का क्या महत्व है? बायो फर्टिलाइजर का क्या महत्व है? तो याद रखना कि बायो फर्टिलाइजर पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। बायो फर्टिलाइजर क्या करता है जी? प्रदूषित किए बिना मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। 74 में याद रखिएगा, बायोगैस के संगठनों का नाम बताएं। बायोगैसों के संगठनों के नाम बताएं। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम गैस का मिश्रण होता है। तो याद रखना, बायोगैस क्या है? बायोगैस में मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया, अमोनियम गैस हो गया, ये सभी कहलाता बायोगैस। अब आता है 75 नंबर क्वेश्चन में, सरकोमा से आप क्या समझते हो? सरकोमा से आप क्या समझते हो? तो सरकोमा याद रखना कि एक प्रकार का कैंसर उत्पन्न करने वाला एक जो इफेक्ट है। तो यहाँ करा कि संयोजी ऊतक में होने वाली कैंसर, जैसे अस्थि, चर्बी, उपास्थि आदि से होता है, उसे सरकोमा कहते हैं। तो जो अस्थि में होगा यानी हड्डी बोन में होगा, उपास्थि यानी कार्टिलेज में होगा, और इसके अलावा चर्बी यानी चर्बी में होगा, तो इस प्रकार के जहां जहां होने वाला है तो वो सरकोमा कैंसर कहलाता है। यानी ये 76 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं, सॉरी 75 हो गए, अब 76 में आते हैं। ऑन्कोजिन क्या है? ऑन्कोजिन कहा जाता है कोशिका, यहाँ पर याद रखना, कोशिकाओं में पाए जाने वाला वह जीन जो सामान्य कोशिकाओं के बस्टर्ड बनाने वाली कोशिकाओं में परिवर्तन कर देता है। यानी देखो, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है ना कि वैसा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यानी ऑन्कोलॉजी का डेफिनेशन याद रखना। अब आता है मेटास्टोसिस से आप क्या समझते हो? मेटास्टोसिस से तो याद रखना, यहाँ पर कैंसर कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करके शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर देता है, तो इसे मेटास्टोसिस कहा जाता। अब 78 की बात करते हैं। तो ट्राइजेनिक या परजीवी जंतु क्या है? ट्राइजेनिक या परजीवी जंतु क्या है? तो कह रहा कि वे जंतु जिनके डीएनए में परिसंचरण द्वारा बाहर जीन की व्यवस्थित किया जाता है उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर से किस बीमारी की जांच की जाती है? तो पीसीआर के द्वारा एड्स का होता है। क्या चीज होता है? यानी पीसीआर के द्वारा क्या होगा? एड्स होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? याद रखना है इसको, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसको डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यह भी नाम दिया गया है।